एग्जॉर्सिस्ट मूवी तो आप लोगों ने देखी ही होगी और आपको ये भी पता होगा उसमें एक लड़की के शरीर पर एक भूत कब्जा कर लेता है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ये रियल लाइफ पे बेस्ड एक मूवी थी और इसमें जो लड़की थी वो एक्चुअल में लड़का थी। मेरे कहने का मतलब है एक्चुअल लाइफ में जिसके शरीर पर शैतान का कब्जा हुआ था वो एक लड़का था। जब भी हॉरर मूवी की बात होती है तो हमेशा इस फिल्म का जिक्र ज़रूर होता है, क्योंकि ना केवल ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित थी बल्कि ये आज तक की सबसे डरावनी फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के वक्त एक्टर्स और क्रू मेंबर्स के साथ काफ़ी अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटना होने लगी। तो आज हम जानने वाले हैं दी एग्जॉर्सिस्ट मूवी की असली कहानी की एक्चुअल में क्या हुआ था, और इस कहानी में भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। दी एग्जॉर्सिस्ट मूवी की कहानी कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स और एक पृष्ठ की बातों पर आधारित थी। ये पृष्ठ उस घटना के वक्त वहीं पर मौजूद थे। इस एक्चुअल केस को मैरीलैंड केस कहा जाता है क्योंकि ये घटना वहीं पर घटी थी जिस जगह का नाम मैरीलैंड था, और इस पर विलियम ब्लैडी ने एक नॉवल लिखा था और बाद में इसी घटना पर बेस्ड एक मूवी बनी थी। फिल्म आई थी 1973 में। इसमें 13 साल की लड़की के शरीर पर शैतान कब्जा कर लेता और 1949 में ये घटना एक्चुअल में हुई थी जिससे एक लड़के के शरीर पर शैतान कब्जा कर लेता है। लेकिन लड़के को मूवी में लड़की से रिप्लेस क्यों किया गया, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। उस लड़के का असली नाम रोलैंड डू था। इसको घर के लोग रॉबी भी कहते थे। एक प्रिस्ट थे जिनका नाम था विलियम बॉर्डन। उनको रात में एक अननोन कॉल आता है जो एक दूसरे प्रिस्ट का था जो कि उन्हीं के दोस्त थे। उन्होंने कॉल पे बताया कि उन्हें एक महिला का फ़ोन आया था जिन्होंने ये बताया था कि उनके बेटे को किसी अज्ञात शक्ति ने काबू में कर रखा है, और वो प्रिस्ट को इन सब चीज़ों का करीब 26 सालों का एक्सपीरियंस था। जब वो प्रिस्ट इस पूरी घटना के बारे में फ़ोन पर सुन रहे थे तो वो प्रिस्ट ने उस परिवार से मिलने का फैसला किया। फिर वो उसके घर गए और रोलैंड की माँ ने बताया कि उनके लड़के के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं जिसे ना तो वो समझ पा रही हैं ना ही वो कंट्रोल कर पा रही हैं, और इन घटनाओं की वजह से उनके पूरे घर में काफ़ी डरावना माहौल है। रोलैंड डू काफ़ी शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन इन सारी घटनाओं की शुरुआत हुई थी कई दिन पहले जब मिले नाम की उनकी आंटी रोलैंड से मिलने आई थी और वो अपने साथ लेकर आई थी एक ओइजा बोर्ड। आंटी ने घर पर ओइजा बोर्ड लाकर तो दे दिया और साथ ही साथ रोलैंड को खेलना भी सिखा दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कैसी आंटी थी वो। आंटी कुछ दिन तक रोलैंड के घर पर रुकी और रोलैंड और उसकी आंटी दोनों मिलकर कुछ घंटों तक ओइजा बोर्ड पर आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते थे। और जब ये सब हो रहा था उस समय रोलैंड के घर वाले क्या कर रहे थे, मतलब सीरियसली तुम्हारे घर में बच्चा ओइजा बोर्ड यूज़ कर रहा है और किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। एनीवेज, ओइजा बोर्ड पर घंटों खेलने के बाद भी उन लोगों का आत्माओं से कांटेक्ट नहीं हो पाया। 15 जनवरी 1949 रोलैंड के घर पर रात के समय में पानी की बूंदों की टपकने की रोज़ आवाज़ सुनाई देने लगी और रात में यह आवाज़ घर के हर मेंबर को सुनाई देती थी। सभी को लगता था कि कोई नल लीक हो रहा होगा, लेकिन जब नेक्स्ट डे चेक किया गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई सा भी नल लीक नहीं कर रहा था। घर वालों ने इस घटना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये घटना रोज़ होने लगी। रोज़ रात को 2 बजे के बाद पानी टपकने की आवाज़ आती थी। 26 जनवरी की रात को अचानक उनके घर पर एक फ़ोन आया। वो फ़ोन उनके रिश्तेदार का था जिन्होंने बताया कि वो आंटी जो ओइजा बोर्ड लेकर आई थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी, मतलब किसी को उनकी मरने की वजह नहीं पता थी। वो आंटी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थी, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी, पर पता ही नहीं कैसे उनकी मौत हो गई। लेकिन रोलैंड को जब इस बारे में पता चला तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया क्योंकि वो अपनी इस आंटी से काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। आंटी के मौत के बाद उनके घर में पानी टपकने के साथ साथ किसी के चलने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। एक दिन घर के सभी मेंबर ने उनके घर से लगी हुई भगवान की तस्वीर को हिलते हुए देखा था। ये तस्वीर ऐसे हिल रही थी जैसे कोई इसे गिराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इन घटनाओं का सिलसिला रुका नहीं। चीज़ों का अपने आप हिलना, अजीब आवाज़ें आना, ये सब उस घर में आम बात हो चुकी थी। एक दिन रोलैंड रात में सो रहा था, तभी रात में उसका बेड अचानक से ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। वो काफ़ी डर गया और रोने लगा। पेरेंट्स ने भी ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा।
26 जनवरी 1949 रोलैंड के शरीर में अपने आप एक कटे हुए घाव के निशान उभरने लगे। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाए। उनका कहना यही था कि रोलैंड एकदम ठीक है और ये सारे घाव के निशान उसके खुद के ही करे हुए हैं। ऑब्वियसली डॉक्टर और बोल भी क्या सकता है। उसके बाद रोलैंड की फैमिली ने और कांड किया। उन्होंने ओइजा बोर्ड को वापस निकाला और सारे मेंबर्स ने मरी हुई आंटी से कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि वो ही रोलैंड की हेल्प कर पाए, लेकिन ना तो उस आत्मा से उसका कोई कांटेक्ट हुआ, ना ही रोलैंड की कोई हेल्प कर पाया। हुआ तो ये हुआ, रोलैंड की और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। इन सारी घटनाओं के बाद एंट्री हुई वो ही प्रीस्ट की जिन्होंने कॉल करके उनके दोस्त को बुलाया था। दोनों ने घर में आकर भूत को भगाना स्टार्ट किया, एक्सोरिस्म की प्रोसेस को स्टार्ट किया। इस प्रोसेस के दौरान रोलैंड बहुत तड़पता था, अजीब अजीब आवाज़ें निकालता था और नज़ारा काफ़ी ज़्यादा डरावना था। प्रीस्ट ने फैसला किया कि इसके शरीर में से शैतान को निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लड़का नहीं बच पाएगा। उन दोनों ने एक्सोरिस्म की प्रोसेस को रिकॉर्ड किया और फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया। उसके शरीर में से शैतान निकल गया और वो दोनों प्रीस्ट अपने अपने घर चले गए। लेकिन ये शैतान की एक चाल थी, क्योंकि उसी रात को ठीक 2 बजे फिर से शैतान ने रोलैंड के शरीर में कब्जा कर लिया। फिर से उन दोनों प्रीस्ट को बुलाया गया और फिर एक्सोरिस्म की प्रोसेस को किया, लेकिन अब इस प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और दोनों प्रीस्ट ने फैसला किया कि रोलैंड को हॉस्पिटल में ले जाएंगे ताकि वो एक्सोरिस्म की प्रोसेस को और शांति से कर सकें। ये वो हॉस्पिटल था जो इन दोनों के दोस्त का ही था। उन दोनों प्रीस्ट का ये मानना था कि उस घर में शैतान का कब्जा है, इसलिए रोलैंड ठीक नहीं हो पा रहा है। फिर हॉस्पिटल में रोलैंड के साथ वो प्रोसेस की गई और फिर एकदम से रोलैंड ने उन लोगों से पेन मांगा और फिर एक पेपर पर कुछ लिख कर दिया। वो पढ़कर वहाँ पर जितने भी प्रीस्ट थे वो हैरान हो गए। उस पेपर पर लिखा था कि मैं खुद एक शैतान हूँ जो 10 दिन में ये साबित कर दूंगा। वो पढ़कर प्रीस्ट समझ गए कि उनके पास केवल 10 दिन का समय है, इसलिए उन्होंने रोलैंड के शरीर में एक पवित्र आत्मा को डाला। और जब ये प्रोसेस हुई तो रोलैंड के शरीर में 2 शक्तियाँ थी, एक शैतान की शक्ति और एक पवित्र आत्मा की शक्ति। और फिर अचानक से चमत्कार हुआ। हॉस्पिटल में एक एक्सप्लोजन टाइप का हुआ, बहुत तेज धमाके की आवाज़ हुई और लाइट चली गई। ये आवाज़ हॉस्पिटल में हर इंसान ने सुनी थी। लाइट आई तो फिर रोलैंड ने कहा, मैं पूरे तरीके से ठीक हो चुका हूँ। शैतान उसके शरीर को छोड़कर जा चुका था। प्रीस्ट की मेहनत रंग लाई थी। काफ़ी हद तक ये फिल्म कहानी लग रही है, इसलिए शायद इसके ऊपर फिल्म बनी थी। उसके बाद भी काफ़ी समय तक प्रीस्ट ने रोलैंड का काफ़ी इलाज किया ताकि उसका शरीर पूरे तरीके से ठीक हो जाए। 19 अप्रैल 1949 को रोलैंड पूरे तरीके से ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ लड़के की जगह लड़की को मूवी में क्यों लिया गया था, रोलैंड को क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया था। वो इसलिए ताकि रोलैंड की पहचान छुपी रह सके, जैसे वो अभी चैन से ज़िंदगी जी रहा है। अगर मूवी रिलीज़ हो जाती तो उसका नाम सबको पता चल जाता, तो लोग उसका जीना मुश्किल कर देते और रोलैंड इस घटना को बार बार याद नहीं करना चाहता। इसलिए इस कहानी को पूरे तरीके से बदल कर एक लड़की की कहानी बना दिया गया।